नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी भारत रत्न की। आप कहेंगे कल भी कार्यक्रम किया था, कहा था आपने इट इज रेनिंग भारत रत्न। बरसात सी एक आ गई है। एक ही साल में, इसी साल में 2024 में 5 शख्सियतों को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। पहले कर्पूरी ठाकुर, फिर लाल कृष्ण आडवाणी और फिर एक साथ 3, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। 4 साल से कोई भारत रत्न नहीं दिया गया था। यकायक एक बाढ़ सी आ गई। अब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये जो 5 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वो डिजर्विंग नहीं थे, बिल्कुल डिजर्विंग थे। अब कर्पूरी ठाकुर कभी 78 में जो फॉर्मूला लेकर आए थे, आज भी उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने, अमल करने की एक सियासी होड़ लगी हुई है। चौधरी चरण सिंह, उनका देहांत हो गया था 1986 में। हरित क्रांति 60 के दशक में लेकर आए थे। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन 2008 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी कि मेहनत की माकूल कीमत मिले। किसानों को ठंडे बस्ते में पड़ी रही, उस पर एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, एक होड़ हुई, किसने लागू की। पर दरअसल जो असल सिफारिश थी कि मेहनत की माकूल कीमत मिले, एमएसपी दी जाए, किसानों को अमली जामा पहनाया जाए और एमएसपी का फॉर्मूला भी C2+50 हो, वो अभी भी हाशिए पर पड़ा है। पर जी हां, सम्मानित किया गया, ये अच्छी बात है। पर जनता जनार्दन इसे लेकर क्या सोचती है, वो भी बहुत अहम हो जाता है। तो इसीलिए हमने एबीपी न्यूज और सी वोटर सर्वे ने एक त्वरित सर्वे किया। पिछले 24 घंटे का है ये। 1352 लोगों से राय ली गई। सर्वे में जो मार्जिन ऑफ एरर है वो ±3 to 5% है, जो हमेशा होता है। ये सर्वे की नौबत क्यों आई? भाई, जिसने अच्छा काम किया सम्मानित किया जाना चाहिए। देर से ही सही, देर आयत दुरुस्त आयत। पर राजनीति में वो कहते हैं ना कि टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। किस वक्त क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, वो समझना और उसका विश्लेषण करना भी जरूरी हो जाता है। सिर्फ सम्मान दिया जा रहा है या चुनावी अभियान भी चलाया जा रहा है, और इसमें जन कल्याण, आपका और मेरा हित, वो कितना साधा जाएगा। हित की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े समाज से आते थे, उनकी आवाज थे। क्या उनका सशक्तिकरण होगा? वो तो जातिगत जनगणना की बात करते थे। वो तो आबादी जितनी जितनी आपकी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी की भी बात करते थे। पीवी नरसिम्हा राव सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये आज की सरकार का मूल मंत्र तो है, लेकिन 3rd जनरेशन रिफॉर्म्स आएंगे क्या? चौधरी चरण सिंह 36 बिरादरियों की वकालत करते थे, पर समाज में आज क्या तनाव बढ़ गया है और किसान का कल्याण हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन को सम्मान देने के चलते, ये देखने वाली बात है। और सम्मान में आज दरअसल अपमान शब्द भी जुड़ गया। ये एंटोनिम्स तो हैं ही। आज देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोग राज्यसभा में, उनसे कहा कि वो चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब अब ये कहा जा रहा है कि भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया तो अपमान किया चौधरी चरण सिंह का।
सरकार के 10वें साल का अंतिम पड़ाव आ गया, अब देकर सम्मान हो गया। अपमान शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जगदीप धनखड़ ने भी किया, उनकी मिमिक्री कर दी थी, तो उन्होंने, भाई उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, पद के अपमान की बात तक बात रहती, सीमित रहती तो ठीक थी। उन्होंने कहा नहीं, किसान का भी और जाटों का अपमान कर दिया है। तो वही नैरेटिव फिर से आता दिखा। जयंत चौधरी जो उनके पोते हैं और आरएलडी के अध्यक्ष हैं और अब वो एनडीए में जाने वाले हैं, ये बिल्कुल तय हो गया है और इसमें ये सम्मान कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस द्वारा सदन में चरण सिंह के प्रति किए जा रहे अपमान से वो स्तब्ध हैं, अचरज में है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्तब्ध तो जयंत चौधरी तब भी थे जब 378 दिन किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की मौत हो गई, अलग अलग संज्ञाओं से उन्हें नवाजा गया। ये बात मैं कल कह चुका हूं तो दोहराऊंगा नहीं। और खुद दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे थे हाथरस में टोल प्लाजा पर, गाड़ी रोक ली गई थी, पुलिस डंडे लेकर पीछा कर रही थी, तब भी वो स्तब्ध थे। जगदीप धनखड़ के अपमान के बारे में जयंत चौधरी का वो बयान भी वायरल हुआ था कि अरे जाटों का अपमान हो गया, जाटों को पता ही नहीं लगा। ये जयंत चौधरी ने बोला था। पर राजनीति में एक रात में ही क्या कुछ बदलता है और विचारधाराएं कैसे बदल जाती हैं और गठबंधन कैसे बदल जाते हैं, ये भी एक खास बात है राजनीति की। पर इसमें एक बड़ा पर ये है, जब मैंने टाइमिंग की बात की, क्या बीजेपी सारे बॉक्सेस को राइट टिक कर रही है? कोई कोना, लेश मात्र, 1 इंच जगह क्या वो विपक्ष को देने को तैयार नहीं है? 400 का टारगेट रखा है तो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाएगा उसे हासिल करने के लिए। इसलिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन तमिलनाडु से आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव तेलुगु अस्मिता, वो तेलंगाना और आंध्रा दोनों में क्या काम करेगी? 42 सीटें हैं, 39 सीटें तमिलनाडु में हैं, एक जोड़ दे पुडुचेरी की तो 40 वहां हो जाती हैं। और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी भारत रत्न से नवाजकर क्या एक नई नजीर भी पेश कर रही है बीजेपी। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के खासम खासों को ही मिलता था भारत रत्न, यह भी एक कड़वी हकीकत है। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल 90 में जाकर मिला बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को, सरदार पटेल को नहीं दिया गया। उनके जीते जी, उनके मरने के 40 साल बाद, उनके स्वर्गवास के, उनको भारत रत्न दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव का तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ। कांग्रेस मुख्य अपने प्रधानमंत्रियों की फेहरिस्त गिनवाती है, पीवी नरसिम्हा राव को कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेल देती है। अंतिम संस्कार के लिए 24 अकबर रोड के उनके मुख्यालय के दरवाजे बंद कर दिए गए, पार्थिव शरीर वहां तक आ भी नहीं पाया। तो इन्हीं बातों को लेकर आज हमने जनता से कुछ सवाल पूछे हैं। खाका क्या है, बड़ा सवाल क्या है, वो आपके सामने। भारत रत्न सम्मान या चुनावी अभियान, और इसी के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल पूछे। और उन सवालों में पहला सवाल, इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न देने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? यह पहला सवाल अभी मैं ले रहा हूं। मोदी का मास्टर स्ट्रोक 41%, जनता पर असर नहीं 17% कह रहे हैं। अवार्ड का सियासी इस्तेमाल ये 30%, और कह नहीं सकते ये 12%। लेकिन जो पहला सवाल था वो मैंने आपके सामने रखा। तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक, यशवंत, मैं दर्शकों से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं, यशवंत देशमुख
सी वोटर के सर्वे सर्वा, इन्होंने ही ये सर्वे किया है, हमारे साथ हैं, आज स्टूडियो में हैं, तो ये हमारा अहोभाग्य है। दिबांग हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, विजय त्रिवेदी हमेशा मुस्कुराते हैं, हर चीज में कोई शरारत ढूंढते हैं ये, वो मेरे साथ हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स के विनोद शर्मा, और अभय दुबे आज थोड़ा डिले हो गए हैं, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। 41% कह रहे हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक, जनता पर कोई असर नहीं 17% कह रहे हैं, 30% कह रहे हैं नहीं ये तो चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं 30 और 17 को दोनों को जोड़ूं या इनको अलग अलग रखूं? मुझे लगता है कि 17 और 12 को एक कोने छोड़ दीजिए, जो समझने वाली चीज है वो 41 और 30 की है। हाँ। मुझे लगता है कि ये प्रो और एंटी जो भी आप एक तरह से फ्लैंक कह लें कि इस समय सरकार जो करे वो सही है और मास्टर स्ट्रोक है, ये वाला इमोशन 41% का है, और सरकार जो भी करे वो सब कुछ गलत है और खराबी है, ये इमोशन 30% लोगों का है। ये मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी रीड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, जनता पर असर नहीं कि हमारे फायदे की चीज, हाँ, हमारे फायदे की चीज नहीं है, तो मतलब वो यही कहेंगे ना, तो ये तो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कि हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं है। इट्स नॉट एन इशू फॉर अस, बेसिकली उनका ये कहना है। वो प्लस और माइनस कैसे भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 41 और 30 का एक दो ध्रुव का आप इसे कह लें कि ध्रुवीकरण वो उस तरीके का है। नहीं, ये आंकड़े में यही ना, स्टैटिस्टिक्स में वो दिखाता कितना है, बचाता कितना है, छिपाता कितना है, ये खेल भी तो होता है, ये भी होता ही है। इसीलिए जो क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है वो मुझे 41 और 30 का सेंटिमेंट क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है। लेकिन आपका कहना सही है कि अगर असर नहीं है, आप उसको आप जोड़ेंगे तो 30 और 17 आपको 47% का एक असर दिखेगा कि भाई मुझे लगता नहीं कि या तो असर नहीं है या फिर नेगेटिव असर है, दोनों तरीके से। वो 17 को आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको दूसरे तरीके का आंकड़ा दिखेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात संदीप यहां पर यह है कि हर इस मुद्दे के साथ में, जैसा कि आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में ही बहुत अच्छी बात एक बात बोली कि इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके बारे में कहा जाए कि ये अनडिजर्विंग एग्जैक्टली, लेकिन 4 साल में एक भी नहीं दिया गया और एक साथ झुआ भर के दिए जा रहे हैं। तो ये सवाल जो है, ये प्रश्न लोगों के मन में आता है, उसमें पॉलिटिकल लाइन के साथ में कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि पॉलिटिक्स तो है, किसी भी चीज में है, पॉलिटिक्स है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और ये मांग तो चौधरी चरण सिंह को आप जानते हैं, आप अजीत सिंह के साथ भी लगातार वार्तालाप करते थे, संपर्क में रहते थे, ये मांग तो कितनी पुरानी है और डिजर्व करते हैं। सबसे बड़ी बात, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है, मैं आजाद भारत का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मानता हूं, इसलिए क्योंकि जिस क्राइसिस के समय में वो प्रधानमंत्री बने और जिस माइनॉरिटी सरकार को जिस तरीके से उन्होंने चलाया, आज देश की अर्थव्यवस्था, मनमोहन सिंह जी को बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी खोज किसके थे, किसको, उनको इतनी बड़ी महत्वदार भी थे पीवी नरसिम्हा राव की। जी, तो मेरा भ्रष्टाचार का कांड जो साबित भी हुआ, तमाम चीजें हुई, दोनों चीजें हैं, लेफ्ट राइट सेंटर आपको सब मिलेगा। 6 दिसंबर 1992 में उनकी जो भूमिका, वो हमेशा शक के दायरे में रही। लेकिन एक चीज है, अगर आपने एक लाइन और बोली कि कांग्रेसी केवल अपने लोगों को देते थे, सामने वालों को। आज ये कांग्रेस पर भी एक तंज है ना, कांग्रेस को पता नहीं है, क्योंकि मैं आज फहरिस्त देख रहा था, उसमें कई सारे जो 54 लोगों की फहरिस्त है जिनको अभी तक दिया गया, उसमें कई सारे नाम है, और मैं नाम लेके किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रश्न ही रहता है, इनको मिला था, अरे मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जाते जाते 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देखना मुनासिब था, लेकिन और राज्यसभा भी दे दिया साथ में। अटल बिहारी वाजपेयी जो घोषित तौर पर राजनीति से निकल चुके थे और बीजेपी के सबसे विपक्ष के लिबरल फेस माने जाते थे, उनको भी जो नेहरू को आदर्श मानते थे, उनको भी भारत रत्न देने का बड़ा दिल यूपीए की सरकार ने नहीं दिखाया। तो ये सवाल केवल इस बात का भी नहीं बहस का कारण बन रहा है कि मोदी और बीजेपी क्या कर रहे हैं, सवाल इस पर भी बन रहा है बहुत सारे कॉमन सेंस के डिसीजन जिसको लगता है ये तो यूपीए वाले भी कर सकते थे भाई, किया क्यों नहीं। तो अब मोदी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये बाकियों में जो किया वो अब किया, वो सवाल भी तो अभी बना हुआ है ना। आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं दिबांग? 41% कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, 30% कह रहे हैं सियासी इस्तेमाल, मैं 17% को भी 30 में क्यों ना जोड़ूं, जो ये कह रहे हैं कि जनता पर असर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल इसको जोड़ा जा सकता है, हालांकि यशवंत इससे सहमत नहीं है। नहीं, मैं अलग अलग, वो तो वी आर इन अ डेमोक्रेसी। हाँ, बट
आई कैन ऑल्सो डिसएग्री विद हिम बिकॉज वी आर इन ए डेमोक्रेसी। तो उसी के सहारे यहाँ से किसी का अपमान नहीं हो रहा। यशवंत बताएंगे उनका अपमान हो रहा है कि नहीं, वो बता नहीं, आजकल पता नहीं ना। हाँ, इसलिए अब ये यशवंत कहने लगे मेरा अपमान करेंगे, मेरे डेटा पर सवाल खड़े कर अच्छा दिए। किया आपने बोल दिया, मेरी निगाह बड़े अच्छे बैग पे लगी थी दिमाग भाई के, अब मैं अपमान के कंपनसेशन के तौर पे वो बैग लेके भाग सकता हूँ। पर मुझे ये भी थोड़ी हैरानी हो रही है कि इतने मजे हुए यशवंत टिप्पणीकार हैं, टीकाकार हैं, और वो कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। मतलब कब से हम राजनेताओं से उम्मीद करने लगे कि उनके पास बड़ा दिल होगा, उनके अंदर कॉमन सेंस होगा, या इस बात पर हैरानी होगी कि इसमें बड़ी राजनीति हो रही है। भाई ये खालिस राजनीतिक फैसले होते हैं, ये देखा जाता है कि इनका फ़ायदा होता है या नहीं होता है, और इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा की गई, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य रखा है बीजेपी ने। देखिए, आप 400 सीटों की बात कर रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप तरह तरह से साधन जुटा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक चीज़ समझनी चाहिए, और ये एक तरीके से काबिले तारीफ चीज़ है। एक तो ये है, इससे पहले कि भाई जो जब भी आपके पास वो फील्ड वाइड ओपन है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं यही करेंगे? तो नई राजनीति बिल्कुल। है। और क्या है कि अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप रूलिंग पार्टी हैं, तो आपके पास बहुत सारी रेवड़ियां हैं बांटने को, बहुत सारे और लोगों उसमें को, बहुत कांग्रेस सारी। भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह सवाल उठाएगी संसद में, तो वो अपमान से भी जोड़ा अब आप जाएगा। लोग अब आप लोग सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, तो आप यही तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने भी तो ये किया। भाई जिसको जितनी समझ है उसके हिसाब से उसने किया। ये अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि हैरानी की कोई बात नहीं। मैं तो बल्कि दूसरी बात कह रहा हूं। कल मैंने आपको 3 नाम वो सुझाए थे जिनको और दिया जा सकता है। मैंने आपको कहा था कि आप सावरकर को दे दीजिए, आप कांशीराम जी को दे दीजिए, एनटीआर को दे दीजिए, और रास्ता खुलता है। सावरकर के बहाने तो आपके पास उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। अब तो मनसे ने भी मांग कर दी है कि भाई ठाकरे साहब को दीजिए, बाला साहब ठाकरे को दीजिए, उनको भी दे दीजिए, वो राज ठाकरे चले आएंगे, उन्होंने मांग की है। आप साउथ में जयललिता को भी दे दीजिए। मैं 2 नाम और जोड़ दे रहा हूँ। आज एक समारोह में इन्होंने, गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने पॉइंट नोट कर लिया है सावरकर वाला, कि उनको भी दिया जाना चाहिए। तो अगर ये हो रहा है, एक बड़ा लक्ष्य है, और हम जानते हैं, और ये अगर हम उम्मीद करें कि नहीं ये राजनेता है, कोई एम्पिरिकल एविडेंस ऐसा नहीं है कि भारत रत्न जब दिए गए उसका कोई चुनावी फायदा हो गया हो। वीपी सिंह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिया, वो चुनाव हार गए। ये चुनावी 2015 में प्रणब मुखर्जी को दिया कि जी पश्चिम बंगाल में दीदी के किले में सेंधमारी हो जाएगी, 3 सीटें आई बीजेपी। पर ये तो बहुत साफ है, और मेरे ख्याल से राजनेता भी समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमने इनको दे दिया तो ये सारे वोट हमारे पास आ गए। ये एक तरीके से जैसे फील गुड फैक्टर बनाया जाता है ना, चुनावी जब भाषण होगा तो उसमें ये फील गुड फैक्टर, ये फील गुड फैक्टर काम करेगा। विनोद शर्मा 41% से मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, 30% कह रहे हैं ये तो सियासी इस्तेमाल हो रहा है, और 17% कह रहे हैं जनता पर कोई असर नहीं होगा इसका। 30% बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया है, और 17% रियलिस्टिक हैं। ये टोकनिज्म है, हाइट ऑफ टोकनिज्म जो ये इन्होंने किया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसके बाद शायद सर्वेश ने बताया होगा कि ये इससे अकेले से काम नहीं चलेगा, जो आंकड़े हम ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने और लोगों की भी प्राण प्रतिष्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा ही है ना। ये जो चौधरी साहब चरण सिंह जी की प्राण प्रतिष्ठा की, जो और लोगों की प्राण प्रतिष्ठा की, स्वामीनाथन जी की, मैं आडवाणी जी का नाम नहीं गिन रहा हूं इसमें। तो देखिए, बात सुनिए, अगर ऐसे ही अवार्ड बांटने से, और देखिए भारत रत्न का अवार्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी अनडिजर्विंग है, ऑल आर डिजर्विंग, अपने अपने तरीके से सब डिजर्विंग है, सब मान्य हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं, उन्होंने देश के उत्थान में काम किया है, अपनी जिंदगी खपाई है। लेकिन एक साथ इन लोगों को कर देना, इससे, और उसमें साथ में राजनीति जुड़ी होना। अब देखिए, कर्पूरी ठाकुर जो हैं, उनकी विरासत जो है उसका इस्तेमाल करके आपने नीतीश कुमार को लुभा लिया, और चरण सिंह जी की विरासत का इस्तेमाल करके आपने जयंत चौधरी को लुभा लिया। ये क्या इनकी विरासतों का सम्मान है या अपमान है? तो वो बीजेपी थोड़ा कर रही है। बीजेपी ने एक
सम्मान दे दिया। जयंत चौधरी कहते बहुत अच्छा किया आपने, मेरे दादा को सम्मान दिया, पर मैं रहूंगा इंडिया में। इसमें सवाल तो नहीं, जयंत ऐसा- चौधरी पर भी आएगा, सवाल नीतीश कुमार नहीं। पर भी आएगा। इसमें देखो, सिर्फ इतना अकेले भोले बीजेपी मत- की जिम्मेदारी थोड़ा है। नहीं संदीप, तुम इतने भोले नहीं हो, तुम जानते हो ये सब बातें जो होती हैं, इसमें पहले बातचीत होती है पर्दे के पीछे। हम देखिए, हम लोग बेबाक होकर बात करें, बहुत जरूरी है आज के दिन। ये जो हो रहा है आज के दिन, अभी आपने अपनी भूमिका में बोला कि माननीय उपराष्ट्रपति ने, चेयरमैन राज्यसभा ने क्या बोला और कुछ बातें कही गई, उनका मन बहुत दुखी था, व्यथित था। उन्होंने कहा कि सवाल ये उठा था, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मेरी रीडिंग है, मैं प्रोसीडिंग देख रहा था, कि जयंत चौधरी जो थे वो उन्होंने सडनली कह दिया कि आप बोलिए। अब वो लिस्टेड नहीं थे उस पे, और एक्सेप्शन लिया विपक्ष के लोगों ने, शायद जयराम रमेश ने लिया। हाँ, जयराम रमेश ने। तो उसके बाद उन्होंने इसको व्यक्तिगत तौर पे ले लिया माननीय उपराष्ट्रपति ने, और कहा कि ये तो अपमान है उनका, कि भाई आप कह रहे हैं कि वो कह रहा है जयराम रमेश की, उनको कह रहे हैं कि जाओ जाओ, तुमने जहां जाना है जाओ। देखिए मेरी बात सुनिए, कल, और बड़े सम्मान से मैं कह रहा हूं, मैं धनखड़ जी को कई बरसों से जानता हूं, बहुत इज्जत करता हूं उनकी मैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन मैं समझता हूं हम सबका कर्तव्य है कि जब कोई आईनी कुर्सी पे बैठा हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस में, तो हम कुछ गलती हो या कुछ अटपटा लगे तो उसको बोल दें, ताकि अगर कोई करेक्शन की जरूरत हो तो कर लें। कल सुरजेवाला ने एक स्पीच दी फार्म सेक्टर पे, और उन्होंने बहुत सी बातें कही जो शायद सरकार को अच्छी ना लगी, और उसके बाद वो बार बार सुरजेवाला जब ये कह रहे थे, तो ये भी कह रहे थे कि माननीय सभापति आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं। एक बात करने का ऐसे तरीका होता है, बिकॉज वो भी उसी बैकग्राउंड से तो आते यहाँ हैं। पर सम्मान में वो अपमान की बात भी जोड़ी जा रही है, और इसमें राजनीतिक नफा नुकसान भी कहीं ना कहीं जुड़ा है। खत्म करने दो एक मिनट। तो जब उन्होंने उसकी स्पीच खत्म हो गई, तो माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा, आप बार बार मुझे इन्वॉल्व कर रहे थे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप ये आंकड़ों में फंस गए हैं, जरा जमीन पे जाके देखिए वहां पर क्या कह रहे हैं लोग। अब एक तरह से एक रिस्पॉन्स आ गया ना चेयर की तरफ से, जो रिस्पॉन्स ट्रेजरी की तरफ से आना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं कुछ लाइंस क्रॉस हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं, लाइंस तो धुंधली हो गई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। दूसरा सवाल जो हमने पूछा, वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का क्या असर होगा। तो जाट बीजेपी को वोट देंगे, ये 25%। वैसे चरण सिंह बुरा मान जाएंगे, वो कभी जाट नेता अपने आप को नहीं मानते थे, वो हमेशा 36 बिरादरी की बात करते थे, पर ये सामने आ रहा है। किसानों की नाराजगी कम होगी, 19% लोग कह रहे हैं। 18% कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 29% लोग कह रहे हैं। अबे दुबे जी, देखिए, ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत रत्न देने का एकदम कोई चुनावी फायदा नहीं देखा जा सकता। इससे बिल्कुल जाहिर है कि कोई स्पष्ट रूप से ऐसा कोई संकेत इन आंकड़ों में नहीं दिखाई पड़ता कि उधर भारत रत्न दिया, इधर जाटों के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन मैंने आज ही हरियाणा में हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, कुछ पुराने चौधरी हैं जिनको मैं जानता था इत्तेफाक से अपने एक्टिविज्म के ज़माने से, और वैसे भी जो 2-2, 3-3 चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे मैंने बातचीत की। उनका भी कहना था कि हरियाणा में इसका असर बिल्कुल ना के बराबर, तकरीबन 0 पड़ेगा। राजस्थान के जो जाट सिख हैं उनमें चरण सिंह का वैसे भी कभी असर नहीं था, वो चरण सिंह को कभी अपने नेता नहीं मानते थे, और राजस्थान पे भी उतना असर नहीं था चरण सिंह का। चरण सिंह जी का वैसे तो सारे देश में उनका सम्मान था, और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, और उनको भारत रत्न दिए जाने से मैं खुश भी हूं। मैं मानता हूं सबसे ज़्यादा डिजर्विंग केस है उनका। लेकिन राजस्थान और मैं उस तरह से नहीं था उनका। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, बाकी और चुनावी असर एकदम नहीं देखा जा सकता। चुनावी असर नहीं देखा जा सकता, पर हम थोड़ा दक्षिण में भी चलते हैं और बात पीवी नरसिम्हा राव की कर लेते हैं। विजय त्रिवेदी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का क्या असर होगा। दक्षिण भारत में बीजेपी को फायदा होगा, 32% लोग ऐसा मान रहे हैं। दक्षिण भारत में कांग्रेस कमजोर होगी, ये 16% कह रहे हैं।
दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों को नुकसान 6%, कोई असर नहीं पड़ेगा 36%। पर इसमें क्या हमें ज्यादा निगाह 42 सीटों पर डालनी होगी, 25 आंध्रा की और 17 तेलंगाना की। संदीप जी, जितने अभी हमने तीनों सवाल किए और हमारे सब लोगों ने कहा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हंगामा क्यों बरपा। हाँ। पहली बात तो आपने जहाँ से शुरू किया और हमारे सभी विद्वत मित्रों ने कहा कि सभी डिजर्विंग है। डिजर्विंग है तो फिर क्यों बहस कर रहे हैं? नहीं, बहस पहली बात एक ही साल में 5। ठीक है, अब उस पर भी आता हूं मैं। हाँ। लेकिन जब डिजर्विंग है तो उस पर बहस क्यों? पहली बात। दूसरा, जो यशवंत जी का सर्वे है वो कह रहा है कि इसका कोई इलेक्शन पर असर नहीं हो रहा, मोटे तौर पर। अभय जी ने इस बात का जिक्र किया। तो फिर क्या इसका पॉलिटिकल वो है मकसद? फिर क्यों हंगामा हम कर रहे हैं जब चुनाव पर उसका असर नहीं पड़ने वाला? तो फिर मोदी जी 10 को दें, 5 को दें, 8 को दें, इसका क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, असर पड़ रहा है ना। जयंत चौधरी ने समीकरण खराब वो कर अलग है, दिए मैं जनता की बात उत्तर कर रहा हूँ, प्रदेश वो में। ठीक है। अभी आपने उसका जिक्र किया जयंत चौधरी पर, मेरे ख्याल से तो गन पॉइंट नहीं रखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने कि अब आप आई जाइए, या नीतीश कुमार पर भी नहीं रखा होगा, और दोनों समझदार नेता हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक मोटे तौर पर ये इमेज बन रही है। यशवंत जी के जो सी वोटर के सर्वे में अक्सर देखता हूँ, वो चीज़ वो क्या बता रहे हैं बार बार, उनके सवाल के जो 2 ध्रुव होते हैं, जिसका यशवंत जी ने जिक्र किया, बहुत विद्वान लोग हैं, वो आपको दोनों ध्रुवों का वोट बैंक बताते हैं बार बार। 41% जब लोग कहते हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, मैं मास्टर स्ट्रोक पे नहीं जा रहा, लेकिन वो 41% वो लोग हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और जो लोग 30% लोग कहते हैं अवार्ड का सियासी इस्तेमाल किया गया, तो वो लोग एंटी मोदी की साइड में खड़े हुए। ये इसका पॉलिटिकल मायने है। ठीक है, अब चौधरी चरण सिंह साहब की बात की जा रही है, चौधरी चरण सिंह साहब से नहीं, कितना फायदा इसमें होगा? देखिए, बात इतनी भी सरल नहीं है कि भाई हंगामा क्यों है बरपा। आपका फेयर पॉइंट है, पर हंगामा क्या इसलिए भी बरपा है कि कर्पूरी ठाकुर मंडल कार्ड से जुड़ जाते हैं जी, LK आडवाणी का मंडल कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जाट किसान को रिप्रेजेंट करते हैं चौधरी चरण सिंह जी, दक्षिण के बड़े चेहरा हैं PV नरसिम्हा राव, और किसान और विज्ञान और किसानों की नाराजगी, स्वामीनाथन आयोग, MSP, 10 साल से इनकी गूंज सुनाई दे रही है। उनको एड्रेस भी किया जा रहा है क्या? नहीं, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता ना। कोई भी सरकार कोई काम कर रही है तो वो उसके पॉलिटिकल मायने तो देखती है, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व भी होती है। लेकिन इसके पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू भी देखिए। आप ही ने जिस बात का जिक्र किया, मैं आपके भाषण को पूरा जो संबोधन है उसको सुन रहा था कि जो ठिकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विरोधी जो विचारधारा वो की, संबोधन को भाषण कह दिया कि हाँ पहले नहीं, सुना मैं देते सॉरी, हो मैं 10 इतना मिनट। उस तरह से शब्दों का ठीक से इस्तेमाल नहीं वक्तव्य शब्द का प्रयोग वक्तव्य कर ले, ठीक है। नहीं, वो उसके बाद कारण ये है कि मैं इनके हाथ के रेंज के नहीं, उतना लेकिन मुझे मैं कह रहा हूँ कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जाटों का अपमान कर रहे हैं आप। नहीं, माफी, रेखांकित किया था कि विरोधी विचारधारा के लोगों को भी भारत रत्न दिया गया इस सरकार ने। मोदी सरकार ने 10 लोगों को भारत रत्न दिया है, उसमें से सिर्फ 3 लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं। नानाजी देशमुख को कह लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को कह लीजिए, लालकृष्ण आडवाणी को, बाकी 7 लोग नहीं हैं। नरसिम्हा राव साहब के लिए आप जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी विचारधारा के। चौधरी चरण सिंह साहब को भी, लेकिन चौधरी चरण सिंह साहब को तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होता 90 में तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। और जिस बात का जिक्र आपने कर दिया कि उनके पार्थिव शरीर को नहीं ले जाया गया, तो मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स में वोट नहीं है। एक तो यह कि कांग्रेस को ह्यूमिलिएट किया गया, इस तरह Exactly. से आईना दिखाया जा रहा। आईना दिखाया जा रहा। दूसरा, जो दक्षिण उत्तर की पॉलिटिक्स अभी पिछले दिनों चली तेजी से, उसका भी एक जवाब मैं इसको देखता हूं नॉर्थ साउथ डिवाइड, नॉर्थ साउथ डिवाइड की जो बात हो रही थी, तो स्वामीनाथन साहब को और नरसिम्हा राव साहब को दोनों को देखकर सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में और भी बहुत सारी बातें कही है, और वो कमजोर कड़ी भी है ना। वो तो कमजोर MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव 2 प्रतीक उन्हें मिल गए, 2 प्रतीक उनको मिल गए। हाँ। और 42 सीटों का जिक्र किया। मुझे नहीं लगता कि 42 सीटों पर इन दोनों के अवार्ड से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। और चौधरी चरण सिंह के पर नुकसान तो होगा नहीं ना। नुकसान नहीं होगा, नुकसान Exactly. क्यों होगा? नुकसान होने के लिए तो कोई नहीं कर रहा। लेकिन जब इतनी बहस हम लोग करते हैं, तो फिर जैसे जिक्र किया गया सचिन तेंदुलकर का, कि जिनके लिए कानून जो संविधान, वो भारत रत्न की जो गाइडलाइंस थी, उसी को बदल दिया आपने। और 43 लोगों को पिछले 70 साल में, 65 साल में दिया गया, उसमें से 30 राजनेता, 53 को दिया गया। हाँ,
नहीं 53 आज हो गए, हाँ। 10 मोदी सरकार के हाँ, छोड़ दूं तो सही। बाकी के 60 साल में 43 लोगों को दिया गया, सही कह उसमें से 30 राजनेता है, उसमें से एक भी राजनेता विरोधी विचारधारा का नहीं है कांग्रेस की, बल्कि उसमें सरदार पटेल जैसे लोगों का जिक्र भी हम करें तो वो चंद्रशेखर जी ने 90 में उसको 90 में 90 में मिला। मिला, लेकिन वो चंद्रशेखर ने दिया है। हाँ। तो इसकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि भाई क्या ये बात राजनीति का हिस्सा है कि आप नहीं जोड़ना है। चाह रहे थे, फिर पांचवा सवाल जो भी है। सवाल पूछे गए हैं उसमें मान लिया गया है कि नरसिंह राव दक्षिण भारत की नुमाइंदगी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें दक्षिण भारत में कोई जबरदस्त उनका कोई नेतृत्व तो इसकी वजह से प्रधानमंत्री बनाया गया था। नरसिंह राव दक्षिण भारत के थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कभी भी दक्षिण भारत के नुमाइंदे के तौर पे उनकी कांग्रेस में उनका वजन नहीं था। पर टॉकिंग पॉइंट हो जाता है ना। नहीं, टॉकिंग नहीं, और feel टॉकिंग good पॉइंट तो हो जाता है, देखिए अभय लेकिन जी, जी बात सही है आपका कहना है, लेकिन सवाल यह है कि जब नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर का अपमान होना ये जब टॉकिंग पॉइंट बनता है तो वो केवल आंध्र प्रदेश का नहीं दक्षिण का भी टॉकिंग पॉइंट बनता है। ठीक है, उनकी बेटी ने जो बात बोली कि जो मिला बहुत लेट मिला, और उसके साथ में ये भी जोड़ा कि कांग्रेस सत्ता में होती तो कभी नहीं मिलता। हाँ। मतलब जो उसका अगला output- अगला इनकी सवाल बात ले में एक लेते छोटी हैं। सी बात एक सेकंड अब अगला सवाल ले लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को आप कैसे देखते हैं दिबान? ये सवाल हमने पूछा। जी। ओबीसी को साधने की बीजेपी की कोशिश, 38% लोग कह रहे हैं। जातिगत सर्वे की मांग पर बीजेपी का पलटवार, 29% कह रहे हैं, और कह नहीं सकते 33%। ये मतलब एक तिहाई में मोटे मोटे बटे हुए। जी, मेरे ख्याल से ये जो ओबीसी वोट को साधने की कोशिश है वो है। और देखिए दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि इनसे ओबीसी वोट सट जाएगा, लेकिन एक तरीके से अरे भाई, आप उन्होंने 26% का जो फॉर्मूला दिया था आरक्षण का, वो लागू कर देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, उस पे चुप्पी साध जाती है बीजेपी। 78 में तो बीजेपी दो फाड़ हो गई। बीजेपी तब जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ ने सरकार गिरा दी आरक्षण के मुद्दे पर कर्पूरी ठाकुर की, क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन दिया। आप रिजर्वेशन की आज बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ी बात है कि आप, पर हम लोग उस जगह जा नहीं रहे हैं। वो बड़ा फाइन पॉइंट है कि साहब हम लोग जनसंघ ने भी कर्पूरी ठाकुर की सरकार जिसने देश में पहली बार आरक्षण दिया उसी को गिरा दिया। आज हम उसी की तरफ खड़े हुए हैं, हम उस तरफ जा नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर कर्पूरी ठाकुर को दे रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। जैसे अब मैं इनको आतंकी नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, कहीं लोग ये समझें कि हमको आतंकी बता रहा है। कवर फायर एक होता है, सीमा पर फायरिंग होती है, उसके सहारे कुछ लोग अंदर घुस जाते हैं, ये कवर फायर है। इसी बहाने नीतीश कुमार सहज तरीके से आ सकते पर हैं। इस कवर फायर ने विपक्षी खेमे की रणनीति एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब कर दिया है। बिल्कुल कवर फायर है, इसलिए हम मजबूत हो ना हो, आप ढीले पड़ गए। आपको ढीला कर देंगे। आपको इंडिया के जो जनक थे, जो सब जगह घूम रहे थे, वो आज हमारे साथ हैं। जयंत चौधरी जिनको बड़ा मायावती तो आई नहीं, वो गठबंधन क्या रह गया? साइकिल अकेली रह वो गई। आ सकते हैं, वो आ गए हमारे तरफ, जयंत चौधरी भी। तो ये कवर फायर है जिसके सहारे लोग आ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं और थोड़ा कवर फायर बने तो एक आध लोग उद्धव ठाकरे भी आ सकते हैं। आप दे दीजिए ना वीर सावरकर को, राज ठाकरे भी आ सकते हैं, दे दीजिए आप राज ठाकरे मानकर बाला साहब ठाकरे की। तो ये कवर फायर है एक तरीके से कि इनको एक मदद मिल रही है। अगर आप समझें कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा वोट इधर से उधर हो जाएंगे या और बात होगी, वो नहीं है। और ओबीसी वाले मामले पर जिस तरह से बार बार कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मोदी पर, और मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में जिस तरह से कहा सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिखाई देता, तो आज और सफाई दी गृह मंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि जब ये मोदी जी की कास्ट को शामिल किया गया ओबीसी में, तब छबील दास कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो थे मुख्यमंत्री। मोदी जी ने तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा था। जब केंद्र से नोटिफाइड हुए तब भी मोदी जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ही लोगों ने तो बनाया हुआ है, अब आप क्यों उस पर ऑब्जेक्शन? चलिए आखिरी सवाल जो हमने पूछा, और इस पर थोड़ा सा हमने संकेत भी दिए, हल्की सी चर्चा भी हुई है यशवंत, बीजेपी भारत रत्न देने में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता खत्म करती दिख रही है क्या? और हाँ कहने वाले 43%, नहीं कहने वाले 28%, कह नहीं सकते 29%। कि इसमें ये नहीं, एक
वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की भी बात हो जाती है। बिल्कुल है। और अगेन जहां पे पहले वाले सवाल से मैंने आपको 2 आंकड़ों के ऊपर कहा था प्रो और एंटी के ऊपर फोकस करने के लिए, वही लगभग आपको 42 और 28 का फिगर आपको उसी डायरेक्शन में दिख रहा है। और ये मैंने एक पैटर्न भी देखा है संदीप, मैं कई सारे सवालों के ऊपर मैं देखता हूं कि तकरीबन ये 43-45% लोग ऐसे हैं जिनको कोई खोट नहीं दिखता, और तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ अच्छा नहीं दिखता। एक सवाल मैंने और भेजा था यशवंत आपकी टीम को, MS स्वामीनाथन को सम्मान देना उससे किसान का कल्याण हो जाएगा क्या? कुछ हमें कुछ कमेंट करने लायक डेटा मिल पाया क्या? नहीं, इंडिकेशन उसमें यह हुआ, दुर्भाग्य से MS स्वामीनाथन जी का नाम जन सामान्य में बहुत ज्यादा प्रतिध्वनित नहीं था। मतलब 10 में से 9 लोगों को एक तरह से मान ले वो नाम ही नहीं पता था। वो तो ये कौन थे यही नहीं पता है ना। तो ऐसे सर्वे में क्या होता है, जब आपको ऐसे में एक्सप्लेन करना पड़े तो उसे फिर एक बायस्ड इंफॉर्मेशन माना जाता है कि कहा जाता है बात करेगा जी फिर वो इसलिए हम उस सवाल के लोगों को A2FL या न्यूज रूम में नहीं पता, लोगों को नहीं पता A2FL क्या है या C2+50 क्या है। तो ये एक समस्या है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगेन बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट रहे हैं, बहुत पहले मिलना चाहिए था। अब इसमें एक 100 बात की एक बात यह भी आती है कि बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें जब आप देखेंगे कि इस सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ऐसे भी हुए या उन्होंने किए जो बड़े कॉमन सेंस वाले पॉइंट थे, जो पिछली सरकारों ने नहीं किए या पिछले प्रधानमंत्रियों ने नहीं किए। अब क्यों नहीं किए ये उनका सिरदर्द है, लेकिन इनको मौका लगा, इन्होंने कर दिए, और वो कॉमन सेंस मौके पे चौका मारा है, कॉमन सेंस की चीजों पे चौका मारा है उसका। अब देखिए, नरेंद्र मोदी कोई आश्रम चलाने तो आए नहीं है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स करने आए हैं। जो काम करेंगे चुनाव के पहले करेंगे, राजनीतिक लाभ होगा और वो उठाएंगे जैसे भी उनको किसी भी राजनीतिक नेता को उठाना चाहिए। विनोद, आपका टेक क्या है इसमें? अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी भारत रत्न देकर एक नई लकीर खींची है क्या बीजेपी ने, या इसे आप विशुद्ध राजनीति के चश्मे से ही इसका विश्लेषण करेंगे? ये असली सवाल तो ये होना चाहिए कि जिन लोगों को भारत रत्न दिया है इस सरकार ने, क्या ये सरकार उनके इतिहास में उनकी कंट्रीब्यूशन में आस्था रख के कर रही है? ये सवाल है। सवाल तो ये बनता है ना। और अभी किसी ने कहा कि MS स्वामीनाथन को दे दिया, उससे साउथ वाले उसको लुभाया जाएगा। MS स्वामीनाथन बिलोंग टू द होल ऑफ इंडिया। वो साइंटिस्ट था, और मैं समझता हूं ये भारत रत्न का जो अवार्ड है इसमें से पॉलिटिकल कैटेगरी को निकाल के बाहर करना चाहिए, और MS स्वामीनाथन जैसे लोगों को या साराभाई जैसे लोगों को या उन लोगों को जिन्होंने कोविड के टाइम पे दवाई बनाई, पहुंचाई जनता तक, उन लोगों को ऐसे अवार्ड देने चाहिए, और ये बात ही खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि बहस किस बात पे हो रही है, कोई पूछ रहा था मेरा मित्र। अरे बहस तो बंद करने के लिए ही ये सरकार कोशिश में लगी है भाई, कि बहस ही बंद हो जाए, कि किसी चीज में बहस ही ना बचे। अब आप मुझे बताइए कि अब भारत रत्न रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं आप। इट्स शॉकिंग भाई। कुछ तो रहने दो, आप एक वक्फा देके इन सबको दे दो। आप कह रहे हैं आपका तीसरा टर्म भी आने वाला है, तो तीसरे टर्म पे पहले के पहली फेज में दे देते, उसकी शान बनती। ठीक है, थोड़ा टाइम कम है विनोद, और आपने थोड़ा सा एक इशारा किया है विजय त्रिवेदी की ओर। तो विजय, आप कह रहे थे भाई हंगामा क्यों है बरपा? 4 साल से कोई भारत रत्न नहीं दिया, सडनली इट इज रेनिंग भारत रत्न। तो इसमें भी कुछ तो मतलब राजनीतिक संकोच होना चाहिए। 1 मिनट प्लीज विनोद जी। व्यक्तिगत नहीं बोला। नहीं, मैंने व्यक्तिगत नहीं, मैंने कहा बोला व्यक्तिगत, मैंने कहा आपकी तरफ इशारा किया, मैंने कुछ नहीं बोला। विनोद जी मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहस के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा हंगामा क्यों हो रहा है इस बात पर। बहस तो हर बात पर होती है हिंदुस्तान में, तो हंगामा तो होना चाहिए ना, सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ हंगामे का मैंने जवाब दिया ना कि भाई क्या क्या चीजें हुई हैं। इन सब बातों पर जब सबसे पहली बात यही हो गई कि डिजर्विंग है, तो फिर हंगामा क्या मतलब? दूसरी बात, देर से दिया गया, 10 साल में दिया, एक साथ 10 दिए गए, नहीं दिए जाते वो ज्यादा बेहतर था, आप ऐसा समझते हैं?
या एक ही पार्टी के 50 साल लोगों को दिया जाए वो ज्यादा बेहतर था? और क्या आप ये समझते हैं ये आसान काम है किसी भी पार्टी में कि अपने विरोधियों को भारत रत्न जैसा सम्मान दे दिया जाए? उस पार्टी के अंदर भी एक बड़ा विरोध होता है। चलिए, संदीप, सम्मान एक लाइन केवल अपमान यही कहना सब- चाहूंगा मैं कि बिल्कुल आजादी टोटली के- रनिंग आउट ऑफ आजादी टाइम। के 75 साल हो गए और हमारे पास में 75 भारत रत्न देश को इंस्पायर जरूरी करने के सवाल लिए है। हम नहीं आपका कर अपमान पाए तो नहीं हुआ हैं। ना? तो इसलिए नहीं, ज्यादा हुए या कम हुए विजय, इस आपका बात को अपमान मैं तो नहीं नहीं हुआ नहीं, इसमें अब क्या इसमें कोई मोटी बात बात ये है, देखिए, सम्मान ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, डिजर्विंग लोगों को मिला है, इसमें भी कोई शक नहीं। टाइमिंग पर सवाल उठेंगे और सवाल ज्यादा बड़ा क्या ये हो जाता है, भारत रत्न सम्मान का भी सम्मान रखना होगा। ये राजनीतिक औजार नहीं बन सकता, ना इसे बनने देना चाहिए, और इस पर हंगामा तो थोड़ा करना भी चाहिए।